लोग कहते हैं कि संविधान सबसे कठिन टॉपिक है, लेकिन आज हम इस संविधान को 10 सवालों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आसानी से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है सिर्फ 10 क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से यूपीएससी एसएससी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, और इसको नॉर्मल आदमी भी जरूर देखे, क्योंकि इससे हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता चलता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है, ये सबसे पहले जो है यहाँ पर आता है कि संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहला सवाल हमारा यही है। तो ये भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा पूरा भारत ना, पूरा देश इसी से चलता है। ये देश की आत्मा है, सोल है। उसके बाद में हम बात करें फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट एंड ऑफिसेस, ये हमारे गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है, यानी गवर्नमेंट को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है कि आप ऐसे कार्य करो, ठीक है ना। उसके लिए एक रूपरेखा बनाता है। साथ में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि जो हमारे आईएएस पीसीएस इस तरीके से जो हमारे अधिकारी है, ये लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए ही काम करेंगे। और साथ में हमारी गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए काम करेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से को मतलब अपोज करता हो, उसके खिलाफ जाता हो। तीसरी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिफाइंस पावर ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, ये डिफाइन करता है, परिभाषा देता है। किस किस चीज की परिभाषा देता है, पावर की, कि पावर किसको कितनी दी जाएगी, राज्य की पावर क्या होगी, और उसके बाद में केंद्र सरकार के पास कितनी पावर होगी, ठीक है ना। और उसके बाद में ड्यूटीज बताएगा कि किसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है ना, किस की क्या ड्यूटी है, पीएम की क्या ड्यूटी है, सीएम की क्या ड्यूटी है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटी है, जबकि वो हेड ऑफ स्टेट है। ये सारी चीजें हमें बताता है, ठीक है ना। फिर एक आम आदमी की क्या ड्यूटी है, किस चीज को लेकर हमारी ड्यूटीज बनती है। एंड फंडामेंटल राइट्स, और हमारे जो है मौलिक अधिकार, जो बहुत ही जरूरी है। अगर इंसान से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो दोस्तों उसका रह पाना या जी पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज ये फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं जिनकी मदद से हम कहीं पर भी जाके प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कहीं पर भी जाके कारोबार कर सकते हैं, अपने पूरे देश के अंदर कहीं पर भी जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और हमारे साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता। ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। तो ये बहुत जरूरी है हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना। तो अब हम देखते हैं इनको दोस्तों एक एक करके। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड कम इट इनटू फोर्स, यानी कि ये पावर में कब आया। हमारा जो संविधान है बनने के बाद में इन्फोर्समेंट कब हुआ, लागू कब हुआ। तो हमारा संविधान दोस्तों लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। ये अडॉप्टेड किया गया और फोर्स में आया है 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो बना कब, ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, अडॉप्टेड कर लिया हमारे संविधान ने, और संविधान को जो है हमारी संसद ने, और उसके बाद में ये फोर्स में आया। इसको जो है ना, ये एक तरीके से पावर में आया। कब पावर में आया, 26 जनवरी 1950 को आया, जिसको हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं अपने देश में पूरे जोश और खरोश के साथ में। उसके बाद में रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये कहते हैं कि ये रिप्लेस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो एक्ट दिया गया था एक तरीके से जो है क्राउन रूल के जरिए से, ब्रिटिश सरकार के जरिए से। तो ब्रिटिश सरकार का जो रूल था 1935 का, देश आजाद होने से पहले, ये इसी का एक मॉडिफिकेशन है, इसी का एक बेहतर रूप है, जिसको हमारे देश के जो है ना कुछ लोगों ने मिलकर जो है कमेटी बनाकर, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था या बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना क्या है और ये क्यों महत्व है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल है क्या, आपको देखना है प्रियम्बल क्या है। हमारे देश का जो प्रियम्बल है, ये कहते हैं, ये देश का प्रियम्बल जो है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कहते हैं प्रियम्बल के अंदर कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनी रिजोल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। तो हमने खुद को जो है यहाँ पर एक सोवरन देश बनाया है, यानी कि हम खुद शासन करेंगे, हमें कोई दूसरा देश नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा आज आप देख सकते हैं, अमेरिका में कहता है कि आप रशिया से तेल मत लीजिए, अमेरिका में कहता है कि इस देश से आप जो है व्यापार मत कीजिए, लेकिन हम कहते हैं क्या, कि हम एक सोवरन कंट्री है, हमारे पास खुद का समझ है, हमें पता है कि हमें कहां पर जो है कितना फायदा है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर अपना व्यापार सिस्टम चलाएंगे। तो देख सकते हैं आप, फिलहाल का जो है मुद्दा भी इससे रिलेटेड है। तो वी आर ए सोवरन कंट्री, सोशलिस्ट है, सेकुलर देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, हर धर्म अपना जो है प्रचार और प्रसार कर सकता है। हम सभी धर्मों को जो है इक्वल देखते हैं, और साथ में जो हमारा स्टेट के हेड होते हैं, वो धर्म से बिल्कुल अलग रहते हैं, वो धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री का मतलब है कि हमारे देश में जो
भी यहाँ का हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है, मीन्स यहाँ पर पीएम चुना जाते हैं, सीएम चुने जाते हैं, या जो भी चुने जाते हैं वो सब जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और जनता के द्वारा चुनकर ही उनको जो है पावर दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो फिर देश को चलाते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रिएम्बल, जिसको हमारे देश में जो है यहाँ पर बाद में जो है इसको लिखा गया प्रिएम्बल को, ठीक है ना। उसके बाद में देख सकते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है वो है मौलिक अधिकार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है दोस्तों। ये बात हर आदमी को पता होनी चाहिए, देश के हर आदमी को पता होनी चाहिए कि उसके पास, उसको हमारे देश के संविधान ने एक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसका प्रयोग करके उसके अंदर जो है एक बहुत ही, वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छा महसूस कर सकता है। और वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दोस्तों। पहले समानता का अधिकार नहीं था, पहले जो है हर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों के अंदर भेदभाव था सामाजिक। लेकिन फिर जैसे हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ और संविधान में जैसे मौलिक अधिकार आए, मौलिक अधिकारों के अंदर सबसे पहली चीज हमारे सामने आई समानता का अधिकार, की हर एक इंसान चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो बराबर है, उसको समाज में बराबर इज्जत मिलेगी। उसके बाद में राइट्स टू फ्रीडम, सेकंड राइट्स आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास जो है कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में जाकर व्यापार करना, रहना, इन सब चीजों की आजादी हमें मिलती है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरी चीज है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों, हम अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोकेगा, ये बहुत बड़ी एक आजादी है। चौथी चीज है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दोस्तों, हमें हमारी संस्कृति को बचाने का भी एक राइट मिला है। हमारी संस्कृति को कोई हमारे से नहीं छीन सकता, हमारे कल्चर को कोई हमारे से नहीं छीन सकता, कोई दूसरा कल्चर हमारे ऊपर आके थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये अधिकार दिया है कि हम अपने कल्चर को अपने अनुसार ढाल सकते हैं और मान सकते हैं। और साथ में एजुकेशन राइट्स भी है, ये कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। आपने सुना होगा कि 14 साल तक के सभी बच्चों को एक फ्री एजुकेशन दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये दोस्तों क्या है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब है कि अगर आपकी साथ में इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई भी आपको जो है अधिकार देने से मना कर देती है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पर जाके गुहार लगा सकते हैं कि मुझे इन सभी चीजों से जो है मानित नहीं किया गया है, मुझे सरकार के जरिए से मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए जो है गुहार लगा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और लास्ट है जीवन और स्वतंत्र संरक्षण का अधिकार, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, हर एक इंसान को जो है जीने का अधिकार है, उसका जीवन कोई हरण नहीं कर सकता है, उसका जीवन कोई नहीं छीन सकता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद में राइट्स के बाद में ड्यूटीज आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है। ये एड किया गया था हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट के जरिए से 1976। तो 1976 में जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है ना। 75 में देश के अंदर जो है आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी लगी। उसके बाद में 76 में ये संशोधन किया गया, 42वां संशोधन था 1976 में। इसमें क्या किया गया कि संविधान का सम्मान, राष्ट्र की रक्षा, सद्भावना को बढ़ाना और पर्यावरण, इन समस्याओं को रखा गया, इन प्रॉब्लम्स को रखा गया कि भैया हर आदमी के अंदर ये नहीं कि हम अपने राष्ट्र को, हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो हम अपने देश को जो है कहीं पर भी अपमानित कर दे, हम अपने झंडे को अपमानित कर दे, नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। हमें अपने देश का सम्मान करना है, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, और यहाँ तक कि जो है हमें प्रोटेक्ट करना है अपने देश को, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी जो हमारी है, हमारे जो देश के अंदर जितने भी राज्य है, हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जो है प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे हम साथ में, ठीक है ना, वातावरण को प्रोटेक्शन दे, ताकि हमारा जीवन जो है बेहतर हो सके, हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, कानून जो है सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको एक तरीके से आंका जाएगा, कानून की नजर में सबको बराबर देखा जाएगा। यहाँ पर गाइडलाइंस है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हमारी सामाजिक और आर्थिक जो डेमोक्रेसी है उसके लिए गाइडलाइंस दी गई है कि सबको बराबर देखा जाए। नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट फंडामेंटल्स इन पॉलिसी मेकिंग, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन इसको माना जाता है। देन उसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार और व्यवस्थित कैसे है, कैसे व्यवस्थित है, हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चल रही है, हाउ इट इज स्टेब्लिश। तो सबसे पहले हमारे देश में जो है एक हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसके अंडर में आते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब चुने जाते हैं तो अपनी एक काउंसिल बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ मेंबर चुनते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया,
फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे अपनी काउंसिल बनाते हैं। अब ये सारी चीजें, ये जो प्रधानमंत्री और जितना भी मंत्री परिषद है, ये बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर जो है लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जहां पर देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सुना जाता है। और हमारे देश के अंदर जो है पार्लियामेंट या संसद में दो संसद है, आपने सुना होगा, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के बारे में, ठीक है ना। जहां पर जो है एमपीज बैठते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो होती है लोकसभा, और जहां पर जो है किसी पार्टीज के जरिए से जो है एमपी चुने जाते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ संघवाद कैसे काम करता है, अधिकार कैसे विभाजित होते हैं, मतलब किस तरीके से जो है यूनियन लिस्ट कैसे बनती है, स्टेट लिस्ट कैसे बनती है, और कंकरेंट लिस्ट कैसे बनती है। बैलेंस ऑफ पावर, बेसिकली पावर का बैलेंस जरूरी है। स्टेट को ज्यादा पावर ना दी जाए ताकि सेंटर कमजोर हो जाए, सेंटर को बहुत ज्यादा पावर ना दी जाए ताकि स्टेट का कोई वैल्यू ना रहे, मोनार्की ना बन जाए। तो हमारे देश में जो है ना बैलेंस ऑफ पावर है दोस्तों, बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर। हर एक पावर दूसरी पावर को क्रॉस चेक कर सकती है, हर एक पावर। कहते हैं कि हमारे देश के 4 ही मेन पिलर है, 4 पिलर में मीडिया भी है दोस्तों, हमारे देश की कोर्ट भी है दोस्तों, हमारे देश की जो है ना सरकार है, और साथ में जो है ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं। तो ये 4 चीजें मिलकर जो है एक दूसरे को जो क्रॉस चेक करते हैं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भूल गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी है दोस्तों। ये एक दूसरे को क्रॉस चेक करके हमारा पूरा देश चलाते हैं, पूरा सिस्टम देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है एक सही वे में, वर्किंग वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज ये चीजें, ये आज भी क्या प्रासंगिक है, क्या ये चीजें आज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझिए, आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और क्योंकि आपकी कोई जात या बिरादरी बहुत छोटी है और आपको बस से उतार दिया जाए, जैसे महात्मा गांधी जी के साथ में कर दिया गया था, ठीक है ना, अफ्रीका के अंदर जो है उनको ट्रेन से उतार दिया गया, जैसा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा के साथ में किया गया, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया उनके साथ में, स्कूल में पढ़ते थे उनको साथ में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा उनको। तो क्या आप सोच के देखिए, आज आप ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है मैं यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत ही जो है शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इस तरीके से जो है देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि सभी लोग एक साथ समान तरीके से रह सके, सबको बराबर के जो है अधिकार मिल सके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में है सब भाई भाई। और देखिएगा दोस्तों अगला लास्ट जो है हमारा लास्ट जो है आज, ये क्यों प्रासंगिक है, यही लास्ट टॉपिक है कि क्यों प्रासंगिक है दोस्तों। ये बात आपको कमेंट में बतानी है, क्या हमारे देश का संविधान आज भी प्रासंगिक है। सभी कमेंट्स में जरूर बताएं कि इससे हमें आज भी क्या क्या लाभ होते हैं, और नहीं होते तो वही बताएं, अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। और नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।